मेरे पिताजी और माताजी दोनों अनपढ़ थे। पिताजी बचपन में ही मुंबई चले गए। तो आपको क्या अनुभव मिले? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे इनकार करे कि मुझे जातीय दंश नहीं मिला है। जातिवाद जो है सभी सवर्णों में था या कुछ लोग थे जो दबाव में नहीं थे, कुछ लोग थे जिनको दबाव में लेते थे? ज़्यादातर शिक्षकों में ये बात अंदर थी, उनकी बातचीत करने के लहजे में, उनके पढ़ाने में, उनके नंबर देने में। आपके पूरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? जो ये जातिवाद है ना, वो अमेरिका जाएंगे तो जाति सूटकेस में लेके जाएंगे। परशुराम उस समय जी, आपके साथ में बातचीत होने लगी, संवाद होने लगा, तो दोस्त इस लेवल तक बढ़ गए। मैं जो नोट बनाता था वो नोट उनको दे देता था। परशुराम की मित्रता से शुरू हुई बिरहा की आपकी जो यात्रा है, जी, वो कहाँ तक पहुँची? बिहार से मेरा जुड़ाव जब बीकॉम में कर रहा था तो तब से थी। बहुजन साहित्य का दायरा क्या है? बहुत बड़ा दायरा है, वो तो छाता है, मतलब तंबू है। और जो ललित साहित्य है ना, वो छतरी है। आपने अधूरी पीएचडी की, यानी समझ लीजिए कि वाइस चांसलर और जो समय के रजिस्ट्रार थे, वहाँ तक मेरे पीएचडी न कराने की मतलब जिम्मेदारी दी गई। किसी ज़माने में धरती पर एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि वह पेड़ अचानक गायब हो गया। अब वो पेड़ कहाँ गया? वो बहुत महत्वपूर्ण पेड़ था, लोग उसकी छाया में बैठते थे, बतियाते थे, उसके फल खाते थे। और जब लोगों का कोई काम परोजन होता था तो उसी पेड़ के नीचे तंबू जैसा माहौल बन जाता था। बिना पैसे के एक ऐसा माहौल बन जाता था कि जैसे सब लोग किसी लान में किसी हाल में बैठे हुए हैं। इस तरीके से इतना गजीन पेड़ था। लेकिन एक दिन देखा लोगों ने कि आश्चर्य की बात है, ये पेड़ गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ अब पता ही नहीं चल रहा है। फिर देखा यह गया कि कुछ उसी तरीके के पेड़ जैसे पत्ते जगह जगह से निकल रहे हैं। तो लोगों ने कहा, अरे यह तो वही पेड़ है, कहाँ गायब हो गया था, यहाँ कैसे निकल रहा है? कई किलोमीटर दूर लोग देख रहे हैं तो उसी तरीके का पेड़ है, लेकिन वो अकेला ही पेड़ था। फिर लोगों ने तलाशना शुरू किया तो पता लगा कि पेड़ की जड़ें अंदर अंदर बहुत दूर तक फैली हुई थीं, और उन जड़ों ने अपने जब कल्ले फेंके तो एक नए पेड़ का जन्म हुआ। वही हालत लोक विधा बिरहा की है। जो क्लासिक बिरहा था, एक समय उत्तर भारत के पूर्वांचल इलाके में वह बड़ा हुआ, विकसित हुआ, और उसने तमाम सारे लोगों को जोड़ा, उनको छायाएं दी, उनको शब्दानुशासन दिया, उनको आत्माभिव्यक्ति दी। तमाम सारी चीज़ें उनके जीवन में बिरहा ने जोड़ा। और एक दिन धीरे धीरे बिरहा गायब हो गया। ऐसा लगा कि जो लोग अभी मंच पर खड़े हैं वही बिरहा के लोग थे, लेकिन उस पेड़ की जड़ें उसी तरीके से नए नए कल्ले अलग अलग जगहों पर बाहर निकाल रही थीं। बिरहा भी उसी तरीके से निकला। बिरहा के जानकारों की सूचनाएं वैसे मिल रही हैं, और उन सूचनाओं में मूल्यवान यह है कि बड़े बड़े गायकों, बड़े बड़े वादकों और कवियों के बारे में जो सूचनाएं कहीं नहीं मिलती, वे उन लोगों से मिल रही हैं जो बिरहा की जड़ से निकले पेड़ की तरह हैं। उसी जड़ से निकले एक पेड़ की तरह माननीय राम अवतार यादव, जो केराकत जौनपुर की धरती में जन्मे और बम्बई में जिन्होंने अध्यापन किया और सेवानिवृत्ति के बाद बम्बई में ही रह रहे हैं, उनका एक परिचय यह भी है कि वे बहुजन विचारक और चिंतक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने अनेक किताबें लिखी, अपने समाज के
भीतर अज्ञान के घटाटोप को भेदने के लिए वे लगातार अपनी बौद्धिक प्रखरता का उपयोग कर रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं। और इस तरीके से उनकी एक बहुत बड़ी जमात जो उन्होंने अपनी बौद्धिक चेतना से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से खड़ी की है, वह देश के तमाम सारे हिस्सों में सक्रिय है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राम अवतार जी बम्बई से कुछ दिनों के लिए अपने गांव आए, और यह सूचना जब मुझे मिली तो मैंने कहा कि अब आप बनारस भी आ जाइए। वे बनारस ही ट्रेन से उतरते हैं और बनारस ही ट्रेन पर चढ़ते भी हैं बम्बई जाने के लिए। लेकिन आज नहीं, न चढ़ रहे हैं न आज उतर रहे हैं। आज बनारस हमारी कुटी में आए हैं। गांव के लोग रामजी यादव आर्काइव के दफ्तर में वे आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मुझे वह तफसील जाननी होगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है कि कहाँ आप पैदा हुए, कैसी पढ़ाई लिखाई हुई, और किन हालात में आप बम्बई चले गए और वहीं आपने अपनी आजीविका कमाना शुरू किया, वहीं अध्यापक हुए, और एक पूरा सांस्कृतिक जो बितान है उसमें आप पुष्पित पल्लवित होते रहे, काम करते रहे। तो मुझे सबसे पहले यही बताएं कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, मेरा बहुत छोटा सा परिचय है। मैं जो है सरोज बड़ेवर ग्राम पोस्ट के राकर, जिला जौनपुर है मेरा। मेरे एक छोटी सी गांव में पैदाइश हुई और एकदम गोमती के किनारे है सरोज बड़ेवर। बहुत छोटा सा गांव है और बहुत सीमांत किसान परिवार में मतलब हम पैदा हुए। मेरे पिताजी और माताजी दोनों अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और चूँकि घर में बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, इसलिए पिताजी बचपन में ही मुंबई चले गए और एक मिल मजदूर के रूप में वहाँ पर काम करते थे। लेकिन मैं परिवार रखने की उनकी उतनी मतलब नहीं थी कि जितनी उनकी कमाई हो परिवार रख सके, इसलिए हम लोग जो है गांव में ही पढ़ाई लिखाई किए। और चाचा जी जो उनके छोटे भाई थे वो उस समय पढ़ रहे थे, बाद में शिक्षक हुए, तो उनके ही मतलब गार्जियनशिप में हमारी जो है पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई। आपने जन्म का वर्ष नहीं बताया। मैं 1965 में 8 मई 1965 को पैदा हुआ। अच्छा, तुमने अभी आप इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं? नहीं सर, मैं 23 में हो गया। 23 में हो गया। अच्छा, तो आपके गांव का नाम आपने क्या बताया? सरोज बड़ेवर। सरोज बड़ेवर जी, गोमती के एकदम किनारे है। जी जी जी। हाँ, तो आपके चाचा आपके गार्जियन थे और उन्होंने भी पढ़ाई की और शिक्षक हुए, और फिर आपकी भी वही यात्रा। बस वही जो है, हमें अभिभावक थे और उन्होंने ही गाइड किया, तो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और यहाँ पर मैं प्राथमिक विद्यालय तो सरोज बड़ेवर में था, वहाँ से पढ़ा। इसके बाद मैं सेकेंडरी और इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन हमारा जो है श्री गणेश राय इंटर कॉलेज डूभी में हुआ। अच्छा। और वहाँ से मैं एमकॉम के लिए टीडी कॉलेज गया और टीडी कॉलेज से एमकॉम किया। फिर 1988 में मैं मालटारी से बीएड किया। अच्छा, मालटारी से बीएड 88 में। और इसके बाद रोजी रोटी की तलाश में, नौकरी की तलाश में मुंबई गया, फिर मुंबई का ही हो गया। शिक्षा काल में जब लोग जाते हैं तो बहुत तरह के अनुभवों से गुजरते हैं जी। वह अनुभव अध्यापकों की बेरुखी का भी होता है, वह साथियों के साथ लड़ाई झगड़े का भी होता है जी। सामाजिक विभाजन यानी जाति व्यवस्था के अभिशाप के रूप में भेदभाव का भी होता है। तो आपको क्या अनुभव मिले पढ़ाई लिखाई के दौरान? देखिए सर, जो सामाजिक ढांचा है और व्यवस्था के
कानून और जो अनुशासन में बंधा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसे इनकार करे कि मुझे जातीय दंश नहीं मिला है। हर स्टेज पर जो है हर आदमी अनुभव करता है। तो मुझे भी अनुभव हुआ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ जो है क्षत्रियों का कॉलेज है, जो श्री गणेश राय भी, हाँ कर्रा, श्री गणेश राय कर्रा कॉलेज भी, और जहाँ अंतिम पढ़ाई मतलब आखिरी पढ़ाई मुकाम टीडी कॉलेज, दोनों जगह। तो भेदभाव तो वहाँ होता था। जो हमारे जैसे लोग जो विद्यार्थी थे उनको उपेक्षित वहाँ रहना पड़ता था। यहाँ तक कि एक अनुभव बताऊँ मैं आपको, शेयर करूँ। नियम काम में जब मैं पढ़ रहा था तो परीक्षा के समय वहाँ 100 नंबर का वाइवा होता है, और हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अब सोचिए कि मैं 2 साल पढ़ाई किया और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उस जो वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आए थे बाहर से, जब वो मेरा एग्जाम मतलब शुरू किया वाइवा, तो मेरे हेड साहब उनसे कह रहे हैं कि अरे भाई ये लड़का भी हमारे ही क्लास में पढ़ता है क्या? तो वो एग्जामिनर समझ गया कि ये लड़का या तो फिर पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखता होगा या तो फिर बदमाश टाइप का होगा। तो वो जो पासिंग मार्क होता है वाइवा में, उसे 70-80 नंबर 100 में बच्चे पाते हैं अमूमन, लेकिन मुझे 35 नंबर दिया। अच्छा। जबकि थियरी में मेरा जो है गुड सेकंड का नंबर था। तो वो जो है मेरे पूरे करियर को बिगाड़ने में, वो 35 नंबर पूरे करियर को मतलब बर्बाद कर दिया। तो जो सवाल उसने पूछे आपसे जी, उसका जवाब आप ठीक से नहीं दे पाए थे? नहीं, एकदम सामान्य से। वाइवा में जो है बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न मतलब सब्जेक्ट के होते हैं, उनमें सब दिया। लेकिन वाइवा ऐसा होता है कि वो एग्जामिनर के विवेक पर होता है कि वो उस बिरादरी को देखते हुए, उसको देखते हुए कितना नंबर दे वो, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है जांचने। तो जैसे अध्यापक का जो विवेक होता है, आप खुद ही अध्यापक, जी जी, अध्यापक का विवेक होता है कि वह विद्यार्थी को जिस रूप में साक्षात पा रहा है जी, उसके हिसाब से वह उसको नंबर देगा, यही न्याय है। हाँ यही न्याय। लेकिन उसने पहले अध्यापक जो आपके हेड थे जी, उन्होंने कहा कि यह लड़का क्या मेरे ही क्लास में पढ़ता है क्या? हाँ। तो ऐसी धारणा बना ली या उसको मैनिपुलेट किया गया? जी 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 जी, वो उसको मतलब एक सिंगल मिल गया कि भाई ये लड़के को नंबर नहीं देना है। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके हेड ने उससे कहा होगा कि इसको उसी लेवल पर रखो, या वो खुद अपने विवेक से उसने किया? यानी मेरे कहने का मतलब जातिवाद जो है, हाँ, सभी सवर्णों में था या कुछ लोग थे जो दबाव में नहीं थे, कुछ लोग थे जिनको दबाव में ले लिया जाता था? नहीं, उसमें 2-1 पर हमारे जितने भी मतलब शिक्षक मिले, मतलब 10% शिक्षक इस चीज़ों को नहीं मानते थे। 10% में ये महसूस नहीं होता था कि नहीं ये भेदभाव करता है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों में ये बात अंदर थी। उनकी बातचीत करने के लहजे में, उनके पढ़ाने में, उनके नंबर देने में ये बातें झलकती थी कि नहीं, इनके अंदर कहीं न कहीं है कि भाई जो है ये इन लोगों को कहाँ तक मतलब नंबर देना है। और वो चाहे आप कैसे भी हों, वो एक स्तर बना के रखते थे क्राइटेरिया कि नहीं यहाँ तक इनको करना है। हालांकि ये वैसी बातें नहीं थी कि हम जो है सबसे एकदम अंतिम नंबर के हकदार थे, लेकिन कुछ वही कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति अलग थी, तो भेदभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता इस समाज में। तो आपके पूरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा सर कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। अब आपसे बताऊं कि मैं जब मुंबई गया तो एक जगह एक वैकेंसी में मेरा इंटरव्यू चल रहा था। आधा इंटरव्यू होने के बाद जब 3-4 एग्जामिनर बैठे थे, जब मेरी मार्कशीट एक एग्जामिनर के सामने से गुजरी तो वो रोक दिया। बोला कि 50% मिनिमम मार्क होना चाहिए एक लेक्चरर बनने के लिए, और वो देखा कि मेरी 48 है। वो जो 100 नंबर में 35 नंबर वाइवा का दिया, मेरा गुड सेकंड का नंबर जो है
48 करीब हो गया, जी। तो 50 न हुआ था, इसलिए जो है मुझे वो वैकेंसी में बीच से उठ के आज इंटरव्यू से निकलना पड़ा। तो उसका प्रभाव मेरे करियर पर हुआ, पूरा करियर खराब हो गया। इसके कारण मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उस टीस के कारण मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया हिंदी से, और लेकिन वही स्थिति वहाँ भी गुजरी। अच्छा, जैसे ज़्यादातर मैं देखता हूँ बम्बई के जो कॉलेज हैं, महाराष्ट्र के जी कॉलेज जी ज़्यादातर जी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, वहाँ भी इधर के ब्राह्मण और ठाकुर हाँ ज़्यादातर अध्यापक रहे हैं, जी और उन्होंने वही गंदगी जो यहाँ थी हाँ वहाँ भी फैला दी, हाँ 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 वही जातिवाद वहाँ किया। वो तो जाति उसका क्या असर पड़ा आपको? नहीं नहीं नहीं, अरे सर, वो तो यहाँ के जो ये जातिवाद है ना, वो अमेरिका जाएंगे तो जाति सूटकेस में लेके जाते हैं। वो मुंबई तो बहुत नज़दीक है, अगर वो अमेरिका जाते हैं हमारे लोग तो जाति सूटकेस में भर के लेके जाते हैं। लेकिन और अमेरिका वहाँ वाले से चलने देते हैं उनको? वो चलाते हैं, वो अपने वो समझ नहीं पाते ना कि इनके पास वो जो मैकेनिज्म क्या है। जी। तो मुंबई तो बहुत नज़दीक है। जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में गया तो जो मुझे बेलो 50 नंबर था हमारा एमकॉम में, तो उसको मैं कवर करने के लिए गया कि नहीं अब इससे ज़्यादा लेना है। तो हिंदी में एडमिशन लिया, जो कि हिंदी हमारी सब्जेक्ट नहीं थी। तो मैं एमकॉम था, तो फैकल्टी चेंज का एग्ज़ाम होता है। अगर आप फैकल्टी चेंज करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो हिंदी से जो ये लिटरेचर मतलब ये आर्ट साहित्य है, तो मुझे फैकल्टी टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो इसके लिए एमकॉम में एमए में हिंदी में एमए एडमिशन हुआ मेरा। लेकिन वही चीज़ें वहाँ भी थी। तो वो वहाँ 55 का था क्राइटेरिया कि भाई ऐसे लोगों को 55 के ऊपर नहीं देना है। तो वहाँ 54 नंबर मेरा आया। अरे! क्योंकि 55 देने का मतलब होता है कि आदमी कहीं न कहीं लेक्चरर बन जाएगा। लेक्चरर की जो एलिजिबिलिटी है वो 55 है कि, तो वो 54 तक ले गए। और जो हमारे साथ ही मित्र थे, जिसके साथ मैं वहाँ पढ़ने जाता था यूनिवर्सिटी में, मैं रेगुलर क्लास लेता था, वो जो है वहाँ करीब 75 नंबर पाए, और जबकि मेरा 54 हुआ। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि उनके इस व्यवहार से जो बम्बई या महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में कितने यादव या गैर यादव ओबीसी होंगे वहाँ पढ़ाने-वढ़ाने के पेशे में? ये तो परसेंटेज देखिए, बम्बई जो महानगर पालिका में प्राथमिक या सेकेंडरी तक है, तो हिंदी माध्यम में तो ये करीब 20% थे जब मैं गया 90 में। तो मैंने देखा कि 20% जो है एससी ओबीसी मिला के हैं। मिला के हैं, बाकी जो जनरल 80% थे उस समय। अच्छा, हाँ, अभी क्या स्थिति होगी? अभी स्थिति है कि करीब जो जनरल ख़त्म है। अच्छा। हाँ, जनरल ना के बराबर हैं। जो नॉर्थ इंडियन जनरल हैं वो ना के बराबर हैं, और ज़्यादातर ओबीसी एससी लोग हैं। उसके कारण है कि रिजर्वेशन जो है उनको वहाँ जो पैदा हुए हैं लोग, उनको मिलता है। जी। तो उसके कारण वहाँ है, नहीं जनरल वहाँ ख़त्म हो गए। लेकिन ये काकस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तो चलता होगा? नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत कम जो है नॉर्थ इंडियन है, और यूनिवर्सिटी नहीं, हिंदी विभागों में तो भरे पड़े हैं। हिंदी में है, जो पर्सनल हिंदी विभाग है। हिंदी विभाग में हाँ, हिंदी विभाग नॉर्थ में। इंडियन हाँ सवर्ण हाँ वो पड़े हुए हैं, और वही तुलसी और जो तमाम हाँ तुलसी के आसपास के इर्द-गिर्द के विषय हैं, हाँ हाँ महाकाव्य उनका जी जी तथाकथित, जी 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 उसको पेर रहे हैं वहाँ। हाँ हाँ उसी में पीएचडी कराते हैं, उसी में वो सेमिनार कराते हैं, उसी में बहस कराते हैं, हाँ हनुमान जी की बात करते हैं, हाँ हाँ और तमाम सारी चीज़ें करते हैं। बने ये पूरा का पूरा मैं देख रहा हूँ, गोवा तक में अब उनका हाँ कॉलेज हाँ बनता गया है, यहाँ तक कि कर्नाटक और दूसरी जगहों पर भी हाँ ये बनता गया है। और चूँकि उन लोगों का
वो हिट कर रहे थे कि वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में अपना वर्चस्व बनाएं, जी जी। तो उन्होंने बनाया, ऐसा लगता है। हाँ हाँ। लेकिन क्या ओबीसी की स्थिति कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागों में मजबूत नहीं है? नहीं, 25% जो है सिर्फ नॉर्थ इंडियन वहाँ पर हैं। यूनिवर्सिटी हो, जैसे हम जब तक मेरी जानकारी है, जब यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा रहा जी। तो उसमें 4 जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 4 में 1 ही नॉर्थ इंडियन जनरल थे। अच्छा। बाकी 3 जो है वहाँ के एससी ओबीसी थे। तो 4 में 3 मतलब 25% समझ लीजिए कि ये जनरल नॉर्थ इंडियन है। तो लगभग कमोबेश स्थिति है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की है। जो हिंदी डिपार्टमेंट है उसमें 25% लोग हैं। बाकी जो है अब इस समय अभी 3/4 तो जो है वही लोग हैं। क्या आपको चेतना के स्तर पर लगता है कि उन्होंने कभी समकालीन चेतना की तरफ अपना दिमाग लगाया, या वही पुरानी चीजें ही पढ़ाते लिखाते रहे? नहीं नहीं, वो तो जो है जो ललित वैचारिकता है, ललित साहित्य है, भाववादी जो विचार है, वो जितनी भी उनकी एजुकेशन शिक्षा है ना, ललित साहित्य में, हिंदी साहित्य में, जो हिंदू साहित्य कहा जाता है, हिंदू साहित्य में वो भाववाद से ऊपर नहीं निकल पाते। जो उनका है ईश्वर है, कर्मकांड है, स्वर्ग है, नरक है, ये 4-5 चीजें जो मिला के भाववादी बनती हैं, उसमें भाववाद से बाहर निकल नहीं पाते हैं, इसीलिए ललित साहित्य। और उसके अपोजिट जो है, जो बौद्ध दर्शन है, अम्बेडकरवादी वैचारिकता है, ये फुले का ये दलित या बहुजन साहित्य है, इसकी बात तो नहीं करते हैं। जो भी पढ़ाएंगे वो वही खींच के उनका विश्लेषण रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए तो हिंदी को हिंदू साहित्य कहा जाता है कि भाई यहाँ हिंदू साहित्य में वही नायक है, धीरोदात्त, जो सवर्ण है, जनरल है, बाकी लोग जो है खलनायक और नायक, इस तरह का। अब थोड़ा पीछे और आते हैं आपके इलाके की तरफ। आपने बीएड भी यहीं से कर लिया था? जी, हम। तो बीएड करने के लिए आप कहाँ गए? आजमगढ़। आजमगढ़। वहाँ की क्या खासियत रही और वहाँ क्या आपको मिला? आजमगढ़ में गया मैं बीएड करने, तो बहुत दूर दूर से, पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे आए थे, क्योंकि कंपटीशन से, पहली बार कंपटीशन से जो है एडमिशन हो रहा था जी। तो वहाँ पर देवरिया, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सब बच्चे बहुत मिक्स आए थे। और ज़्यादातर जो है वो एडल्ट लोग थे, मैच्योर लोग थे। कहीं कहीं कितने लोग तो आए थे, हमारे जो साथी थे वो अपने अपने स्कूलों में 10 साल 15 साल से अध्यापन कर रहे थे। बहुत सारे जो हमारे मित्र थे वो हमसे सबसे छोटा उम्र में मैं ही था। अच्छा। हाँ, एक विजय यादव थे, वो अपने मामा के स्कूल में 10 साल से अध्यापक थे, बीएड नहीं थे। एक और विजय यादव थे, वो भी शिक्षक थे। एक लल्लन यादव शेरपुर गहमर के थे, वो भी जो है जुड़े थे शिक्षा से। ये लोग पढ़ा तो रहे थे लेकिन बीएड नहीं थे। तो उस साल पहली बार उन लोगों को चांस मिला। हमारे साथ में परशुराम सिंह यादव उसमें रेडियो कलाकार थे, आजमगढ़ के, यहाँ के गोरखपुर, बलिया वाले। हाँ हाँ, जी, कोटवा नारायणपुर के परशुराम सिंह यादव, उसमें उनका ग्लैमर था, क्रेज था। और गोरखपुर और बनारस जो है रेडियो आकाशवाणी से उनके उसमें कार्यक्रम आते रहते थे, इसलिए वो वहाँ के मतलब हीरो थे। तो अगल बगल हम लोग जो है रहते थे कमरे में, तो उनका एक जो है स्टारडम था। जब बच्चे कॉलेज के जाते थे तो उनके कमरों पर भीड़ लग जाती थी और बगल में मेरे रहते थे। तो ऐसे जो एजेड लोग हमारे साथ जुड़े थे, पॉपुलर लोग, तो वहाँ पर इस तरह की बातें साल भर मैंने नहीं देखा। अच्छा। हाँ, हालांकि वो जो है राय साहब का कॉलेज था, लेकिन मालटारी में इस तरह का अनुभव मुझे नहीं मिला। और बहुत जो जनरल लोग थे वो भी बहुत मतलब प्यार करते थे। माने जाति दंश नहीं मिला? नहीं, जाति दंश नहीं मिला। परशुराम मिले। परशुराम मिले। हाँ। तो परशुराम उस समय जी आपके साथ जब बातचीत होने लगी, संवाद होने लगा, तो दोस्ती किस लेवल तक बढ़ी? बहुत दोस्ती तो इतनी लेवल तक बढ़ी कि एकदम लंगोटिया यार हो गए। क्या बात है, लंगोटा अदल बदल। हाँ, लंगोटिया यार हो गए। और कहें कि याद हमसे बोले कि मैं तो रात भर बाहर रहूँगा,
प्रोग्राम दूंगा, उसमें वो मतलब वो पिक पर थे। तो उनकी जीप शाम को आती थी, उनको लेके जाती थी और भोर में छोड़ देती थी। ये किस सन की बात है? ये 88, 87, 88 का बैच था। तो बोले कि राम अवतार यार, मैं बीएड पास कैसे होऊंगा, मैं तो रात भर प्रोग्राम देता हूँ, और क्लास लेने के लिए 10 बजे जाते थे, तो क्लास में अब दिन रात भर का थका हुआ आदमी क्या क्लास लेगा, उसी में नींद उद मारते थे। तो बोले राम अवतार मैं कैसे पास होऊंगा। हम कहे घबराइए मत, मैं तो फ्री हूँ। तो मैं जो नोट बनाता था वो नोट उनको दे देता था, मैं पढ़ता था, वो नोट की झेरास करा लेते थे। तो जो प्रोग्राम देने जाते थे, जैसे अभी मैं एमपी जाना हुआ, यहाँ मऊ जाना हुआ, कहाँ जाना, बलिया जाना हुआ, तो गाड़ी में बैठे रहते थे, तब तक वो नोट्स मतलब पढ़ते रहते थे। और नोट्स मैं ऐसे बनाता था, 10 साल का पेपर लेके प्रश्न पत्र 60 कर लेता था, उसमें से 10 प्रश्न ले लेता था किसी सब्जेक्ट का, और वो उसी का नोट बनाता था, चाहे बड़ी नहीं। मनोविज्ञान में तो मेरी ऐसी नोट्स थी कि एक जो 10 प्रश्न में छाटा था, 1 से 5 तक एकदम उतने जरूरतें पड़ी, बाकी 4 छूट गए। और वो बोले कि जिसे लग रहा है कि पेपर आपने ही सेट किया हो। तो परशुराम से बड़ी आत्मीयता थी, और बड़े शाम को जब आते थे तो बाजार घूमने। 4-5 लोग विजयी, दो विजयी थे, एक लल्लन यादव और मैं, परशुराम शाम को बाजार में। मैंने पंच यादवों का जो है, हाँ, एक ग्रुप था। हाँ, ग्रुप था। हाँ, तो बड़ी यादें उनके साथ जुड़ी हैं। परशुराम की कुछ ऐसी यादें जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, उसके बारे में बताइए। बड़े मृदुभाषी और मिलनसार थे, और उसमें उम्र भी ऐसी थी, मजाकिया उम्र थी। तो हम लोग शाम को निकलते थे जब घूमने, तो चाय की दुकान पर या कई लोग, हम ये तो सब लोग पहचानते थे कि भाई ये सेलिब्रिटी हैं। तो जहाँ जाते थे तो लोग बुला के, हम लोग चाय पीने जाते थे, जब अपने पैसे की कभी चाय नहीं पीते थे। तो एक डॉक्टर एकदम बाजार के पूरब में थे वो, तो और एक यादव जी थे, उनका ठेका था, ठेकेदार थे वो तो अपने आदमी भी भेज देते थे कि जाओ मास्टर लोगों को बुला लाओ जो है शाम को। हमारे लोगों को तैयार होने के पहले जो है उनके आदमी आते, अरे बुला रहे हैं ठेकेदार साहब या डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, तो जाते थे तो उन्हीं की चाय पीते थे। और मैंने ठेका था, लेकिन ठेके वाली चीज नहीं देते। नहीं, वो ठेकेदार थे। तो 4-5 लोगों का ऐसे ग्रुप था। तो परशुराम जी के आदत थे कि वो किसी को पैसा देने नहीं देते थे। अगर कोई अपना भी था, बोले मैं कमा रहा हूँ, आप लोग कमा नहीं रहे हैं, इसलिए पैसा कभी किसी को देने नहीं देते थे। हाँ, एक विशेषता थी, और हंसमुख थे। परशुराम जी के गांव भी आप गए कभी? नहीं, मऊ लेके गए थे मुझे। एक बार प्रोग्राम था मऊ में, बेचन राजभर से, तो बोले कि राम अवतार चलिए ये प्रोग्राम में हमारे। कोई एक बालू के ठेकेदार थे, वो मतलब बड़े आदमी थे, तो वो शौकिया कराते थे बिरहा। तो 100-200 लोगों को खाना बनवा देते थे, बुला देते किसी गायक को। तो परशुराम जी को बुलवाए बेचन राजभर को, तो बोले कि चलिए उस फंक्शन में। तो वही एक बार उनके साथ में मऊ में गया, तो रात भर बिरहा हुई बेचन राजभर सिंह से, और वही हम लोग खाना वाना खाए और बिरहा सुने। बेचन जी भी अध्यापक थे? बेचन जी के बारे में तो बहुत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया गाते, स्वर और बहुत अच्छा था। उनको मैं सुना, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी। अब व्यवहार उनका एक रात में कैसा समझ में आया गाते हुए? अब बातचीत तो उससे नहीं हुई, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था और जो गायकी थी वो बड़ी बेजोड़ थी, और परशुराम जी से तो बड़ी मैच करती थी। परशुराम जी भी बहुत मतलब सुरीली आवाज़ थी इनकी, हाँ एकदम झनकार। तो परशुराम जी, उनकी आवाज़ तो भाई गजब की थी। हाँ, परशुराम की मित्रता से शुरू हुई बिरहा की आपकी जो यात्रा है, जी, वो कहाँ तक पहुंची? जबकि बम्बई आप गए होंगे, तो वहाँ भी बिरहा वगैरह होता रहा है? नहीं जी सर, परशुराम से तो मुलाकात बाद में हुई जी। बिरहा से मेरा जुड़ाव जब बीकॉम में कर रहा था तो तब से थी। और एक हमारे यहाँ रामराज करके गायक थे, बड़े गायक थे, बनारस में रहते थे, और कल्लू सरदार उनके भाई थे, तो यहाँ गाना गाते थे। और उनका एक शिष्य
गोवर्धन निषाद, हम्म, ये दोनों लोग गाना गाते थे और पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। तो दोपहर में गर्मी के अप्रैल मई जून की गर्मी में ये लोग हमारे बैठके में आते थे। हम्म, तो बिरहा में कुछ नई धुन आती थी तो उसको चेंज कराते थे, और कुछ जो है जो जोड़ घटाना होता था तो ये करवाते थे, और याद बोलते थे आप एक बार पढ़ के दो, फिर हमको सीखना, क्यों पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये जो है मैं वर्ल्डिंग करने में, नई धुन को जोड़ने में, पुरानी धुन निकालने में हुआ ऐसा कि मैं पूरा बिरहा का मैकेनिज्म समझ गया जी। कि भाई सैर से शुरू होकर के उड़ान तक आना है, और इसमें कहाँ कहाँ क्या पड़ाव आता है। और उसी दौरान इंदिरा गांधी जी की 84 में मौत हुई थी, तो एक गाना हमारे पड़ोस में लालचंद खलीफा है, उन्होंने लिखा था, वो बम्बई में रहते थे। तो कुछ टिप्स उन्होंने दिया और मैं लिखने लगा। तो 2-3 लोग जो है गोवर्धन निषाद और उनके 1-2 लोग जो है हम गाना लेके जाने लगे, तो घर वाले बहुत नाराज़ हुए, बोले वे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बिरहा उरहा के चक्कर, क्योंकि बिरहिया आके दोपहर में बैठ जाते थे और उसमें हमारी परीक्षाएं होती थी, तो बोले कि अब ये पढ़ नहीं पाएगा, बिरहा के चक्कर में पड़ गया, बिरहा उरहा लिख रहा है, तो बिरहिया लोगों को बिरहा सिखा रहा है। तो ये सब होने लगा। उसी समय जो है करीब 8-10 बिरहा मैं अपनी लिखा, बहुत पॉपुलर हुई। गोवर्धन निषाद, क्या बात है, आपने बिरहा लिखा? जी जी। आहा। और इसके बाद तो बीएड तो बाद में करने गया, 3-4 साल बाद, अच्छा अच्छा। तब परशुराम जी तो से किस अखाड़े की तहत आप लिखते थे? यही पत्तू की। हाँ हाँ, हमारा तो कोई गुरु नहीं था, मैं तो स्वयंभू था, लेकिन यह है कि अब वो गाने वाला किसी जिससे जुड़ा था, अब उसको गुरु मान लेना, तो पत्तू जी को के संबोधित करके वो बिरहा लिखता जो था। आप छाप लगाते थे जी वो कैसे, कोई टेरी याद है आपको? नहीं, याद कुछ नहीं है उसमें से, अच्छा। क्योंकि मैं जब मुंबई गया तो साहित्य से जुड़ा हुआ, जब यूनिवर्सिटी में गया तो कविता से जुड़ा हुआ, तो वो जो लिखने की मेरी जो आदत थी, और जो वो कविता में बदली, साहित्य में बदला। तो बिरहा एक लोक विधा है। बिरहा में जो उसका जातीय स्वर है जी वो बहुत समृद्ध है। हाँ यानी उसमें खेती किसानी, महिलाएं, जी मजदूर, विस्थापन, जी वियोग, सब कुछ उसमें है। जी तो उस जातीय लय में एक खास तरह की संवेदना और लोकोन्मुखता रही है। जब आप कविता लिखने लगे अपनी, तो इन तत्वों का क्या समावेश हुआ? बस वही चीजें हैं, जो सौंदर्य शास्त्र था, जो विषय थी, वो विषय बिरहा वाला जो विषय था, विषय वही हो गया, खाली जो है विधा बदल गई। वही विधा कविता में हो गई, लेकिन विषय वही ग्रामीण, सामाजिक और जाति, यानी जितने भी मतलब चीज़ें थी जो बिरहा में खाया, वही विधा जो है कविता विधा में आ गई। और कविता में लिखने लगा। पहला काव्य संग्रह मेरा फर्श से अर्श तक कविता में ही आया, फर्श से अर्श तक जी। तो ये काव्य संग्रह मेरा है। वो पहले उसका बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लोकार्पण हुआ, सब प्रोफेसर पूरा कुसुमाग्रज हॉल में उसका बड़े पैमाने पर लोकार्पण हुआ। उसमें बड़े बड़े पत्रकार, वीडियो, ये जो है आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, वहाँ के प्रोफेसर लोग, बहुत अच्छा मतलब फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, नहीं, इक्का दुक्का चल रही थी, लेकिन वो लेकिन प्रिंट थी, प्रिंट थी, थोड़ा जगह मिलती थी। हाँ, प्रिंट में तो संपादक थे उसमें मधुराज मधु, वो हिंद माता के संपादक थे जी जी। वो आए थे, मेरे बगल में ही मंच पे बैठे थे। और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई उनका और आया था, वो तो इंटरव्यू मेरा लिया, लेकिन ये कि मैं नाम भूल गया उनका कौन थे। वो बहुत दिन तक क्लिप मेरे पास थी, वो गायब हो गई, लेकिन बहुत दिन क्लिप थी। ये मुझे बताइए कि जो साहित्य के साथ जो रिश्ता आपका है, अध्ययन का पहले बना होगा। जी जी जी। तो जैसे आपने कहानियां और उपन्यास भी पढ़े होंगे। जी जी। कौन कौन से उपन्यास पढ़े आपने, और सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? उपन्यास ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद के पढ़े। अच्छा। गम्मा गोदान, ये जो है आपके रंगभूमि, कर्मभूमि, क्योंकि मैं हिंदी से MA किया, जी जी। तो ये उपन्यास इनके लगे हुए थे, ये सब्जेक्ट था। तो
खरीद के पढ़ने की मतलब अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये प्रेमचंद के उपन्यास जो रंगभूमि है वो कोर्स में लगा हुआ था, तो जब उसको पढ़ा तो वही वही उसमें सामाजिक चित्रण ये है। और तो उसके हिसाब से इनके बहुत सारे उपन्यास जो है मैं निर्मला उर्मिला सब पढ़ डाला। तो उपन्यास जो है ज़्यादातर प्रेमचंद की मैं पढ़ा। अच्छा, रेणु का उपन्यास कभी पढ़ने? हाँ, रेणु का भी पढ़ा। कौन सा पढ़ा? ये मैला आंचल। अच्छा। हाँ, बहुत पहले सर पढ़ाई लिखाई जो है ना शुरुआती दौर में हुई, तो रेणु का जैसे जो उपन्यास मिल गया, एक भीनी चदरिया, एक है झीनी बनी, ये बिस्मिल्लाह। अरे बहुत सुंदर उपन्यास था, ये मिल गया कि जो है कहीं, और इसको पढ़ा। इस तरह से बहुत सारी 5,000 की मैंने किताबें खरीदी उस समय जी। पढ़ते समय। 5,000 की किताब, तो बहुत 10-20 रुपए का उपन्यास आ जाता। हाँ 5,000 की मेरी एक मिनी लाइब्रेरी घर में बन गई थी, क्योंकि मुझे शब्दों से कॉमर्स से था, क्योंकि हिंदी के शब्द भी कायदे से सही नहीं हो पाते, इसलिए हिंदी से जो ये मैं कर रहा था, उसके बाद में 5,000 की किताबें, मुझे किताब खरीदने की शौक सवार हो, तो मैं इस तरह से ज़्यादातर मैं बहुजन साहित्य खरीदा। बहुजन साहित्य का दायरा क्या है? बहुजन साहित्य का जो दायरा है सर वो तो 90% लोगों तक है, बहुत बड़ा दायरा है, वो तो छाता है, मतलब तंबू है। और जो ललित साहित्य है ना वो छतरी है, वो जो औकात में छतरी है, लेकिन व्यापकता उसकी जो है वो 90% तक है, 100% समझिए। अगर आप इस मेटाफर का उपयोग थोड़ा सा व्यावहारिक रूप से करें, हाँ हाँ, तो तंबू गाहे बगाहे लगता है जी, लेकिन छतरी प्रायः लोग लिए रहते। हाँ, तो वही समझ ली, वो तंबू तो उखड़ जाता है, तंबू उखड़ भी जाता है और कभी कभी लगता है। हाँ, छतरी जो है हाँ कायम रहती है। और बम्बई में छतरी वो हाँ, तो मेटाफर है, माने वो तो जरूरी चीज है जी जी जीवन जी का। जी जी जी। तो ऐसा लगता है कि तंबू नहीं बल्कि बहुत सारी छतरियां आप लोगों की होनी चाहिए। हाँ, जो आपने परिधि पूछा जी, कि जो बहुजन साहित्य या दलित साहित्य का परिधि है, परिधि की मैं बात किया कि वो उसकी जो परिधि है वो तो 90% लोगों तक है, लेकिन वो तंबू जैसा है। बाद में जब आपने प्रेमचंद से और रेणु से आगे जी, और अब्दुल बिस्मिल्लाह का आपने नाम लिया, हाँ उनके उपन्यास से आगे हाँ, दलित साहित्य का उदय हुआ लगभग 80 के दशक में। उदय हुआ। हाँ, मैंने हिंदी में दलित साहित्य 80 के दशक में आना शुरू हुआ। जी जी, मराठी में दलित साहित्य 70 के दशक में हाँ, एक अपना रूप ले चुका था। और उसमें दया पवार जैसे बड़े लोग भी आ चुके थे उस समय, और उनका उपन्यास बलूतम, जिसको हिंदी में अछूत के नाम से अछूत, हाँ, बलूत लिखा गया, बलूत का मराठी हिंदी जो है रूपांतरण अछूत। तो क्या आपको उन आत्मकथाओं को पढ़ने का मौका मिला? हाँ हाँ, मराठी साहित्य की जो आत्मकथाएं थी, क्योंकि शुरुआती दलित साहित्य मराठी से शुरू हुआ, हिंदी में 90 में आया, तो जो है लक्ष्मण गायकवाड़, उचल्या उठाईगीर, लक्ष्मण माने जी, आप किताबों का नाम लें तो बहुत, अखरमासी और दया पवार, बेबी काम्बले, शांताबाई डाणी, हमारा जीवन हमारा, जी जी जी, ये उर्मिला पवार, और नहीं उनका तो नहीं पढ़ा। हाँ, एक जो है कौशल्या वैसंत्री, दोहरा अभिशाप, इन लोगों को मैं कई बार पढ़ा और बार बार पढ़ा, एक एक चीज़ों पर जो है मैंने अंडरलाइन किया जी। और हर ये जितना मैं आपको बताया 5-6 और हिंदी का 2 जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन और मोहनदास नेमिश्रा का जो अपने पिंजरे दोनों भाग, और झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद, ये जो इनका जो नाम लिए भी आप, तुलसी राम का, ये तो ये बहुत बाद में पढ़ा, बहुत बाद में आई, लेकिन वो सबसे समृद्ध है लोक के स्तर पर। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोक की ही भावना की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोक तो हर जगह है। हाँ, जूठन का लोक वह है जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत और बहिष्कृत है। हाँ, और मुर्दहिया का लोक वह है जो अतिशय मेहनत के बावजूद एक
आंतरिक रूप से उसका उसका जो पारिवारिक संगठन है वो तो निश्चित रूप से आम परिवारों जैसा है, हाँ हाँ लेकिन सामाजिक रूप से वह सबसे जी निचले स्तर पर जी। है। और लेकिन तुलसीराम जी ने अपने समय की सारी मुर्दैया और मनकड़िका, ये तो मेरी जब किताब जो आ गई ना उपन्यास, मतलब ये आत्मकथा पर, जी, इसके बाद ये मिला, बहुत बाद में उपन्यास आया तो भी। आप अपडेट करेंगे तो उसको मुझे लगता है कि अब उसको जोड़ना अलग से उस पर लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपके साहित्य की तरफ चलूंगा। जी आपने अधूरी पीएचडी की, हाँ, आधी अधूरी। उसकी क्या कथा है? उसकी कथा तो बहुत बड़ी है, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। अगर उसकी कथा में बताऊं तो उसका एक छोटा सा उपन्यास अपने आप में आत्मकथा अच्छा, बन जाएगी। क्या बात। इसलिए संक्षेप में बताता हूँ। जो एमए मैंने किया जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, तो मैं ये हुआ कि अब पीएचडी किया जाए। तो गया मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, सब प्रोफेसरों से मिला, तो किसी ने, सब ने यही जवाब दिया, मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है। अब नाम नहीं लूँगा कौन कौन थे, हाँ, बिना नाम के हाँ नाम नहीं चेहरा लूँगा। आ हाँ, जाता है सामने। तो एक प्रोफेसर थे जो हमारे गुरु, अब उनको मान लिया, डॉक्टर माधव पंडित जी, ये नांदेड़ के दलित समाज से थे। जी, तो इन्होंने कहा कि किस विषय पर आप करोगे वो लिख के लाओ, किस विषय पर आप करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये तो गाइड करना आपका काम है, सब्जेक्ट देना आपका काम है। तो उन्होंने कहा कि आप दलित साहित्य पर करिए, और ये उन्होंने दिया दलित साहित्य का सौंदर्य बोध। उन्होंने टॉपिक दिया कि एक टॉपिक दे रहा हूँ, पहले आप इस पर किताबें लाकर पढ़ो और मुझे कुछ लिख के दिखाओ। तो मैंने जो है उस समय बताया, आपको बताया ना कि 5,000 की लगभग की मैं किताबें खरीदा, और 3-3 लाइब्रेरियों से मैं जुड़ा, पढ़ा, पढ़े लिखा, इसके बाद लिख के लाया। तो उन्होंने देखा, बोला कि आप कर सकते हो, और लेकिन वो बात हमारी उन तक सीमित रही। जब वो बाहर पहुंची भी, दलित साहित्य पर पीएचडी करा रहे हैं माधव पंडित, तो लोगों को लगा अरे वो भी पहली बार पीएचडी करा रहे हैं माधव पंडित जी, और वो भी सौंदर्य शास्त्र पर, थोड़ा चैलेंजिंग विषय है। वो अपने गुरु से पूछे कि मैं, एक बच्चा है हमारा पीएचडी का, और उससे मैं जो है करा रहा हूँ, और मैंने टॉपिक दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये विषय बदल दो। वो दलित साहित्य, और वो भी क्यों ऐसा किया उन्होंने? किया होगा क्यों? अब वही कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि अब उनके गुरु जो है, वो उनके गुरु थे, गुरु बिरादरी, तो वो नहीं चाहते थे कि इनका शिष्य जो है दलित साहित्य पर पीएचडी करे। तो वो वहीं से जो है राजनीति बदली। अब वो अपने गुरु को कैसे अवहेलना कर दे, अब लगे जो है घुमाने फिराने से। 3 साल मेरा निकल गया। मैं सिनॉप्सिस का फीस मतलब जमा कर दिया, सिनॉप्सिस बनी, टॉपिक तय हुई, और इसके बाद मैं, अध्ययन तो हमारा चालू ही था, मैंने शुरू कर दिया टॉपिक वाइज लिखना। किताब जो है दलित साहित्य का सौंदर्य बोध बन के तैयार हो गई सिनॉप्सिस में, यानी उसको जो कहते हैं पांडुलिपि। 3 साल बीत गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो और तब तक जो है यूनिवर्सिटी के सब जो है बाइलाज सब चेंज हो गए, और जो डॉक्टर माधव पंडित उसमें अध्यक्ष थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी विभाग के, वो मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो जो नए लोग आए उनको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जो है यानी बहुत संघर्ष करने के बाद, और बहुत लोगों को जोड़ने घटाने के बाद, यानी समझ लीजिए कि वाइस चांसलर और जो उस समय के रजिस्ट्रार थे, वहाँ तक मेरे पीएचडी ना कराने की मतलब जिम्मेदारी दी गई थी। अब इतने जान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सारे, तो इस तरह से आधी अधूरी, सारे शिकारी आपके खिलाफ जो है, हाँ हाँ, कमर कस लिए, इनको बाण मारना है, जाने दें। हाँ। तो आपने पीएचडी नहीं की, और आधी अधूरी क्यों, किताब आ गई। तो किताब आपकी वही, मैंने जो मटेरियल आपके पास था, हाँ, उससे आपने किताब, जी जी जी, किताब मैंने आई जी, हाँ किताब आ गई। आपका जो लेखन है जी, वो लेखन कई विधाओं में है, गद्य की कई विधाओं में है, और कविता आप लिखते ही हैं। जी जी जी। तो कौन कौन सी कृतियां आपकी हैं जो प्रकाशित हुई? पहली बार तो जो फर्स्ट से अर्श तक मैं कविता लिखता था, मुनन गांव से गया तो कविताएं लिखता था, उसका संग्रह जो है जब हो गया तो वो किताब आ गई। लेकिन जब मैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा पीएचडी के करने के
दौरान। तो गुरुजी ने कहा कि देखो आपकी भाषा शैली और लेखन जो उन्होंने लिखवा के लिया मुझसे अच्छी है, आप कविता में उतना प्रभावी नहीं होगी, आप गद्य में ज़्यादा ध्यान दो। तो वही एक कविता संग्रह आ पाया। इसके बाद जो है पहली कविता किताब मेरी गद्य में ये दलित साहित्य का सौंदर्य बोध आया। इसके बाद जो है भीम दोहावली करके एक कविता, वो बाई प्रोडक्ट आ गई। डॉक्टर अम्बेडकर। हाँ, मतलब बाई प्रोडक्ट थी। जब मैं दलित साहित्य का सौंदर्य बोध लिख रहा था तो जो विचार उसमें मिलते थे वो नोट करते गया, तो एक किताब आ गई, 3 हो गई। एक मैंने दलित मेरे श्रेष्ठ दलित व्यंग। अच्छा, दलित व्यंग्य आप क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो इन विषय वस्तु जो है ज़्यादातर यही थी। एक उसका सौंदर्य शास्त्र है ना दलित बहुजन साहित्य का, तो उस तरह के मटेरियल उसमें थे। अच्छा। इसलिए मेरे श्रेष्ठ दलित व्यंग। और अंत में मैं मेरी 2 किताबें अमन प्रकाशन ने प्रकाशित किया जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है दलित साहित्य में सबसे बड़ी विधा और ज़्यादातर पढ़ाई जाने वाली आत्मकथा है। आत्मकथा पर किताबें नहीं है। और ये किसी की किताब थी, बहुत पतली सी थी, 50-60 का एकदम। तो उन्होंने कहा कि इस पर काम कीजिए। तो मैंने वही जो है काम किया उस पर। पहले से बाद जितने नाम लिए किताबें मैं पढ़ चुका था, फिर मैंने पढ़ा और करीब 5 आत्मकथा लेकर के उनके रेफरेंस लेकर के मैंने दलित आत्मकथा, दलित महाकाव्य शीर्षक से, जो सबसे लेटेस्ट किताब है 300 पेज की, फिर ये आई और ये भी अमन प्रकाशन से आई। तो करीब 3 किताब अमन प्रकाशन ने मेरा प्रकाशित किया और 2 बॉम्बे के लोकल पर। तो साहित्य में और जो यात्रा आगे की है, अब तो आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी जी। तो आगे कैसे बढ़ रही है? बीच में मैं बीमार पड़ गया तो बहुत सारी चीज़ें परहेज हो गई और कुछ ऐसे पारिवारिक हुआ कि लेखन थोड़ा दिन बंद रहा, क्योंकि तो बीमारी के बाद से अभी तक शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अगर शुरुआत होगी तो अब एक आत्मकथात्मक निबंध से होगी ना, क्योंकि कई अनुभव आपके ऐसे हैं जो जी 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 कहानी का हाँ करते हैं। तो अब यही एक किताब का जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामना है कि वो हाँ किताब जल्दी आवे। हाँ जी। आप जो है सोशल मीडिया के जरिए से भी सक्रिय हैं और हाँ आपका जो एक अपना रुझान है जी वो है बहुजनवादी दृष्टिकोण के हिसाब से जी। बौद्ध दर्शन फूले अम्बेडकर, बौद्ध दर्शन और दूसरे जो पेरियार, ललई सिंह जी वगैरह वगैरह, इन तमाम सारे विचारकों के विचारों के अनुसार बहुजन समाज की चेतना को सुदृढ़ करना। जी। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी काम है। तो क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप जब जिस तरह की बातें करते हैं, लोगों की दिलचस्पी उस काम की तरफ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है कि आप दलित साहित्य में कुछ अंतर पूछेंगे, लेकिन उसमें जो आप बहुजन साहित्य के एक काम बता रहे हैं जो चुनौतीपूर्ण है, बहुत चुनौती नहीं है, इसमें आपका जो विषय है, जो दर्शन है, जो वैचारिकता है, अम्बेडकरवादी वैचारिकता, वो एक पढ़े लिखे यंगस्टर को आप जब एक बार बैठ के 5 मिनट तक बैठेंगे, उनको बताएंगे कि देखो दलित ललित साहित्य क्या है और ये अंतर क्या है, तो उसमें होगा कि देखो झूठ सच है, कल्पना और वास्तविकता, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये फर्क है। लोक परलोक, जो पूरा बहुजन साहित्य है या एक बुद्धिजीवी, एक समाजवादी विचारकता का जो आदमी होगा, वो लोक की बात करता है, आंखों देखी। लोक मतलब जो जमीन पर आपको दिख रहा है जी जी। और एक परलोक, उनकी बातें जो है परलोक की है। तो ये हमारा यंगस्टर बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और जो मैं लिखता हूँ बस यही चीज़ें जो है हमारे लोगों को वो टच करती हैं।
और बहुत जल्दी वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको मटेरियल मिलना चाहिए उनको। मटेरियल के साथ अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि मटेरियल बहुत है जी। मटेरियल का प्रक्षालन करके उसको अपने योग्य बनाने वाले लोगों की भी एक कतार है। हाँ हाँ। उपभोक्ताओं का रुझान शाब्दिक रूप से उस तरफ है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कितना आप देखते हैं? है, लेकिन प्रकटीकरण नहीं है। कुछ नहीं। उससे नुकसान है, कुछ उसके जो है उनको वो है उनके अंदर, उनकी सारी बातें हैं, लेकिन मैं कभी कभी बात करता हूँ कि वो भाई प्रकट नहीं होने देते कि हमारा जो है ना, वो हमारा साथी नाराज हो जाएगा, हमारा पड़ोसी नाराज होगा, समाज हमको एंटी मान लेगा कि भाई आप धर्म विरोधी हो, जाति विरोधी हो। अगर आप एक प्रवृत्ति के रूप में देखें, जैसा कि मैं देखता हूँ कि जैसे ही ओबीसी के पास कमाने और खाने की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, वैसे ही वह दो तरह के अवसरवादी रुझानों का शिकार होता है। जी 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 जी। एक तरफ तो यह है कि वो ग्लैमर चाहने लगता है और चाहता है छलांग मार के उस पूरे ग्लैमर को प्राप्त कर ले। बहुत अच्छा आपने टॉपिक प्रश्न पूछा और बहुत अच्छी जगह पर आप बात लेके गए। दूसरी तरफ वो चाहता है कि ग्लैमर भी मिले, हाँ हाँ, और लोगों को खुश भी रखे। हाँ हाँ। ये जो दो विरोधी चीजें हैं, वह चाहता है कि उसके समाज की जो छूटी हुई बातें हैं, जी जी जी, वो उसके माध्यम से आए, लेकिन वो लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहता। तो दो तरह की चीजें हैं। लोक में कहा गया है कि पुतौ मीठ भतौ क्रिया के कर खाई। जी जी जी। और कविता में धूमिल ने कहा है कि कांख भी इनकलाब का नारा भी लगे और कांख भी ढकी रहे। तो ये विडंबना, तो आप उसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, बहुत अच्छी जगह आप लेके गए। एक इसके लिए एक दृष्टांत बताता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का एक उदाहरण देके बताता हूँ। बाबा साहब जब 1956 में धर्म बदलने लगे, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध अपनाने लगे, तो लोग उनसे प्रश्न किए कि आप बिना धर्म के नहीं रह सकते, तो क्या जरूरी है कि भाई आप एक धर्म छोड़कर दूसरे में, बिना धर्म के भी रहा जा सकता है। तो उन्होंने जो बात कही वो आपके उसका उत्तर उसमें है। उन्होंने कहा कि देखो, आदमी का जो है ना बहुत खुराफाती दिमाग होता है। जब उसके पास आवश्यकता से ज़्यादा कुछ होने लगता है, शिक्षा हो जाए या पैसा हो जाए, तो वो जो है अपना क्लास बदलना चाहता है। अगर नई कार लिया तो वो अपने परिवार के साथ मंदिर जाना चाहता है कि पहले मंदिर में दर्शन कराऊं, टीका उका लगाऊं। तो हमारे लोग भी जब उनके पास पैसा आएगा और शिक्षा उनकी बड़ी होगी, तो आज हम अगर उनको विकल्प दे के नहीं जाएंगे तो वो वहाँ वो वही करते रहेंगे। इसलिए हमें उनको विकल्प देना है, और वो सबसे अच्छा वैज्ञानिक विकल्प जो है हमें बौद्ध दर्शन में मिलता है कि हमारे लोग जो है उन चीज़ों को से उसको कैसे दूर हो। तो जो आपने एक प्रश्न किया कि दो राह पर, उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा भय भी है और लालच भी है। भय ये है कि लोग हमसे नाराज न हो, लोग हमें ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मणवादी विरोधी न कहें, मनुवादी विरोधी न कहें, और लोग हमें जो है अपने बराबर का सम्मान दें, अपनी बराबरी में बैठाएं। इसकी एक जो है उनको अंदर जो है लालच रहती है, और भय ये रहता है कि लोग नाराज ना हो। लालच ये रहती है कि लोग हमको बराबरी में बैठाएं, वो बराबरी के हैं तो हमको बराबरी में बैठाएं और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अब उनके दिमाग की ये समझ है, तो ये इसीलिए वो दोहरा चरित्र जीते हैं, और जो दोहरा चरित्र इसमें नहीं जीता है वो जो है अकेला पड़ जाता है। तो ये जो एक चीज़ है कि जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, राम सुग्रीव के जीवन में गए, राम विभीषण के भी जीवन में गए। उन्होंने उन दोनों भाइयों के भाइयों को मारा, और उनके सहयोग से मारा। सुग्रीव के सहयोग से बाली को मारा राम ने, और विभीषण के सहयोग से राम को मारा। और जो दौलत या जो सत्ता परिवार की थी उस पर सुग्रीव का उन्होंने कब्जा करवा दिया जी, और जीवन भर के लिए अपना भक्त बना लिया। और यही हाल विभीषण के यहाँ भी है।
राम उत्तर भारत के थे, ये दोनों मध्य भारत और दक्षिण भारत के थे। राम ने जब उनके जीवन में प्रवेश किया, वो मेटाफर बनता है कि जब ओबीसी के जीवन में सवर्ण का प्रवेश होता है तो सबसे पहले वो उसके भाई को या तो मारता है या मरवाता है, और फिर उसको अपनी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं देता, उसको किसी नई जगह का राजा नहीं बनाता, उसको अपने घर की सत्ता में उसको मालिक बना देता, अपना नौकर बना लेता है। तो ये जो डर है जो आप बता रहे हैं कि भाई नाराज हो जाओगे, तो क्यों न तुम नाराज हो, तुम इसलिए नाराज हो जाओ कि मैं अगर गर्त में हूं और तुम अर्श पर हो, तो हमारे तुम्हारे बीच क्या संबंध होना चाहिए? तुम हमारे तो कुछ लगते भी नहीं हो, तुम बहुत ऊंचाई पर हो, तुम बहुत समृद्ध हो और मैं बहुत गरीबी में हूं, तुम हमारे किसी काम नहीं आ रहे हो, तो तुम हमारे क्या हो? कुछ नहीं हो। ये बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। देखिए, आप मैथोलॉजी का उदाहरण देकर बताए जी। हिंदू मैथोलॉजी में जो ये कथाएं हैं, कथाएं इसलिए बनी है कि उससे सीख लोगों को मिले, और जितनी भी महाभारत और रामायण की कथाएं हैं वही काम अब भी हो रहा है, सिर्फ उसके रूप बदले हुए हैं। आज भी देखिए समाज में या जो बड़े अपने समाज में जो भी बहुजन समाज में कोई आगे आता है, चाहे वो पढ़ाई से चाहे दौलत से, तो उस एक आदमी को टारगेट करके वो अपना साथी बना लेंगे, और बना लेंगे तो बाकी लोगों पर वो उनका जो आधिपत्य हो जाता है, जिसको जो करना चाहते हैं करते हैं। ऐसे जो संपन्न लोग हैं आज देख रहे हैं कि हमारे जितने नेताओं का नाम किसी का नहीं लूँगा, जितने नेता आप दलितों को देख लीजिए, सबकी शादी सवर्ण ब्राह्मण लड़कियों से हुई है, तो वो उनको उनके समाज से दूर कर देते हैं। और दूसरा कारण है कि अगर एक संपन्न बहुजन अपने समाज में अगर शादी करता तो एक परिवार और उठ जाता, संपन्न हो जाता, लेकिन एक और न उठे, इसलिए ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेकुलरिज्म और जातिवाद के विरोध के हिसाब से अच्छा कदम मानते हुए ऐसा कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। आप उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारत के लोग भी बम्बई में, बाद में बम्बई कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा हब बना कि उत्तर भारतीय गए और उन्होंने मराठियों की का जो वर्चस्व था उसको लगभग सम पर ला के रख दिया। वर्चस्व अब नहीं है, क्षेत्रवाद और भाषा और तमाम सारी चीजों का जितना भी दावा वो लोग करें, उत्तर भारतीयों के वोट के बगैर उनकी सत्ता नहीं बन सकती। बीजेपी ने इसी बात का फायदा उठाया, चाहे दमन दीव का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो, गुजरात में भी उत्तर भारतीय जो है बुनियादी वो हैं, और चाहे बिहार का मामला हो, चाहे बम्बई का मामला हो। ठीक है, कलकत्ता एक उखड़ता हुआ शहर है और उत्तर भारतीय वहां से गायब हो गए, तो बीजेपी को वहां पहुंचते हुए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। माने उत्तर भारतीय वोट के रूप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां भी है वो भयानक दुर्दशा का शिकार है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आने जाने के लिए जो साधन उसको मिले हुए हैं, सांस ना आए ऐसे डिब्बों में भर के वो जाता है और आता है। क्या आपको कभी लगा कि उसके भीतर कोई ऐसा स्पार्क है जिससे वो बदलाव चाहता है? कभी ऐसा लगा? उत्तर भारतीय जी देखिए, कलकत्ता की और मुंबई की स्थिति इसलिए अलग मैं कहूँगा, मेरी समझ से कलकत्ता में जो काम हो रहा था वही मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, खास करके उत्तर भारतीयों के साथ। वहाँ कम्युनिस्ट का शासन था, लेकिन जो उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत थी उनकी, वो कमरे तक थी, डोर तक थी। वो दरवाज़ा खोल करके और उनको प्रताड़ित कर रहे थे। तो धीरे 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 उत्तर भारतीय मजदूर जो है पलायन करने लगे और कम्युनिस्टों ने उनको भगा दिया, और उसी के हिसाब से उनके साथ साथ वहाँ मिल कंपनियाँ धीरे धीरे जो है, और वहाँ के बंगाली लोग खुद मुंबई में आने।
वो मुंबई की स्थिति ये थी कि मुंबई में भी वही काम शिवसेना कर रही थी, लेकिन शिवसेना खाली मौखिक करती थी, ये उत्तर भारतीय हैं, ये भैया लोग हैं और ये ऐसे हैं, लेकिन वो कभी आपको शारीरिक और पीड़ा नहीं दी। मतलब शिवसेना जो है, जो शुरुआती दौर में, और इसलिए लोग शिवसेना को भी वोट देते थे। शिवसेना ने कभी जो भी विरोध किया शुरुआती दौर में अपने को खड़ा करने के समय, वो खाली मौखिक किया, कभी दरवाजे पर आपके जो है डंडा नहीं बजाया और न आपका शारीरिक मतलब नुकसान किया। नहीं, देखिए कुछ 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। आप तो वहाँ लंबे समय तक रहे, मैं बहुत सीमित समय तक रहा हूँ। 70 के दशक में जी, 80 के दशक में हाँ, बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। हाँ, उनके पिता प्रबोधनकर ठाकरे बड़े विद्वान आदमी थे, अच्छा परिवार था। लेकिन जब उन्होंने वहाँ के पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनना शुरू कर दिया, हाँ, तो उन्होंने एक नारा दिया, बजाओ पूंगी भगाओ लुंगी, और उन्होंने इसका उपयोग किया बजा साउथ इंडियन के लिए। जी जी, और मारा भगाया। हाँ, उत्तर भारतीय यहाँ से जाते थे, कुछ नहीं तबेले में खटने के लिए जाते थे, और मिलों में जाते थे डोरा उठाने के लिए, ईंटा ढोने के लिए, ऐसे जाते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने खाने वाने का मामला, जैसे पूड़ी सब्जी बनाना शुरू किया, ये किया वो किया, बड़ा पाव भी बनाना शुरू किया। बाल ठाकरे ने शिवाजी के नाम पर शिवसेना बनाई और उन्होंने एक ब्रांड बनाया, शिव बड़ा पाव। और शिव बड़ा पाव का मतलब एक शिव बड़ा पाव मराठी ही चला सकता है, उत्तर भारतीय नहीं। अपने लोगों को उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। अपने मराठी लोगों को उन्होंने जातिवाद से छुटकारा नहीं दिलाया, उन्होंने दरिद्रता से छुटकारा नहीं दिलाया, उनको काम नहीं दिलाया, लेकिन उनका मुहाना गलत तरीके से मोड़ दिया। कम्युनिस्टों पर जो आरोप आपने लगाया अभी, उस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या ऐसा सच था। मैं वही वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बाद में फासिस्ट सत्ताओं के करीब गया, उनका एलाई हुआ, वह व्यक्ति एक पूरे समय तक दक्षिण भारत, उत्तर भारत के तमाम सारे वे लोग जो औद्योगिक नगरी में स्थापित हो रहे थे या वहाँ माने दाल रोटी कमा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया। मैं केवल जो सवाल कर रहा था, वो सवाल ये है कि क्या आप इतने करीब से उनको जानते हैं और उनकी दुर्दशाओं को देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कभी वो कोई बदलाव चाहता है? और बदलाव चाहता है तो कैसा बदलाव चाहता है? बहुत अच्छा सवाल आपका। बदलाव तो हुआ, पहली पीढ़ी मजदूर बन के गई हमारी, दूसरी पीढ़ी छोटी छोटी पान चक्की, जो आप बताए पूड़ी सब्जी के छोटे छोटे होटल, ये दूसरी पीढ़ी ने शुरू किया, छोटा छोटा धंधा। बदलाव की स्थिति जब आएगी, अभी जो नई पीढ़ी है, वहाँ जो उत्तर भारतीय बस गए, उनके बच्चों की पीढ़ी है, आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीईओ है, ईओ है, माने बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। आप देखेंगे कि आज उत्तर भारतीय वहाँ पर के उनके बच्चे जो है, अब हम दूसरे का अपने उदाहरण ले लें। मेरे पिताजी मिल मजदूर थे, मैं गया तो अध्यापक बना। अब मेरे बच्चे जो है मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट साहब। तो अब देख लीजिए कि इसी तरह अमूमन आम उत्तर भारतीय का है। अब उत्तर भारतीय जो है वहाँ रच बस गया है, और जो शिवसेना ने शुरू किया, महाराष्ट्र की जो धरती है वो बाबा साहब महापुरुषों की धरती है, और बड़ा भारी दिल है हमारे महाराष्ट्रियों का। अगर वही महाराष्ट्रियन उत्तर प्रदेश में रहते तो रोज़ दंगे होते, लेकिन महाराष्ट्रियन लोग जो है बड़े शांत ढंग के होते हैं। अगर ये खाली एक शिवसेना थी जो एंटी उत्तर भारतीयों पर थी शुरुआती दौर में, लेकिन मौखिक थी, खाली हिंसा नहीं था। बनारस में जी, अगर 500-700 साल बनारस का पूरा इतिहास आप 500-700 साल का देखेंगे जी, तो दत्तात्रेय उधर से ही आए, हाँ, महाराष्ट्र से आए, हाँ, और बनारस में जम गए, ठीक है। मराठियों के मोहल्ले हैं यहाँ पर, हाँ, हाँ, मराठी यहाँ आए, मराठियों के, बंगालियों के, और बनारस के कल्चर को उन्होंने अपने ढंग से समृद्ध किया, यहाँ से उनको भगाया नहीं गया, और तमाम सारी चीजें हुई। मैं दंगे की बात, दंगा कौन करता? दंगा तो यहाँ का आदमी जो सवर्ण है यहाँ का, दंगा उसके खून में इसलिए है
कि वो चाहता है कि मेरी लड़ाई जो मेरी जरूरत है वो दलित और पिछड़े पूरे करें, हाँ पूरे करें, लड़ें वो, हाँ लात खाएं वो, राज हम करें, इसलिए दंगा तो उनके खून में है। हाँ, उनकी संख्या है? कम है ना, उनको बिना जो है और वो दूसरी चीज षड्यंत्र की है। और यही काम जो है वो वहां जाके भी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो अपने ढंग से विचार कर रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को खंगाल रहे हैं कि हमारा क्या मूल्यवान है, जो लड़ाकू था, जिसने समाज को कुछ दिया और जिसकी रक्षा करनी चाहिए, जिसका संग्रहण करना चाहिए, उसको समझने के लिए जब जाएंगे तो उनके द्वारा पैदा किए गए बैरियर्स को तो देखना ही पड़ेगा ना। आज जिस कला विधा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसने इतना दे दिया है, इससे ज्यादा दे दिया है समाज को, है? तो उसमें कुछ इंक्लूजन के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी दिए थे भाई, वो अलग से अपना मंदिर बनवा रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हमको तो कहना पड़ेगा ना कि ये किसका है भाई, ये उन मजदूरों का है जो ईंटा जोड़ रहे थे और बिरहा की लाइनें भी जोड़ रहे थे, जो किसी को आवाज भी दे रहे थे और बिरहा गा भी रहे थे। तो इसी रूप में मेरा ये कहना है कि मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूं कि कोई क्षेत्र के कारण, भाषा के कारण, जाति के कारण कोई गलत होता है। वो गलत प्रवृत्तियां ऐसी बनाई जाती हैं जो उसमें काम कर जाती हैं। कोई भी भावना, चाहे जाति की हो, क्षेत्र की हो, भाषा की हो, साहित्य की हो, वो आदमी को नशे में डालती हैं और आदमी अपना विवेक खोता है और फिर ऐसे गलत लोगों का इस्तेमाल का पात्र हो जाता है जो उसके दम पर सत्ता में आते हैं और उसके दम पर सबको टार्चर करते हैं, तबाह करते हैं। उसके राजनीतिक कारण है जी। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया मुझे और आपसे बहुत सारी बातें हुई। अब आपके साहित्य को पढ़ना पड़ेगा मुझे ताकि उसके विजन को मैं समझ पाऊं और उस पर फिर आपसे चर्चा करूं। आप बनारस आए, मिले, बातचीत हुई और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आत्मकथा भी लिखेंगे और बहुत कुछ और लिखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।